आई एम रितिका चंद्रा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 की बात करेंगे जो कि है राग की रस्सी। इस वीडियो में हम चैप्टर के कंक्लूजन की बात करेंगे। मैंने चैप्टर की समरी विद मेन पॉइंट्स और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो पहले ही बना दी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के कंक्लूजन पे। चैप्टर के कंक्लूजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये राग की रस्सी है, इस राग का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को एक्चुअल में इसका मतलब नहीं पता होता। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि एक्चुअल में राग होती क्या है। तो फिकर नो, मैं आपको बता देती हूँ इसका राग का मतलब क्या होता है। राग का मतलब होता है जैसे कि कोई लकड़ी, कागज़ या कपड़ा या कोई भी वस्तु जो जलकर एक मिट्टी का आकार ले ले, उसे हम राग कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ऐश भी कहा जाता है। कंक्लूजन में हम पहले थोड़ी सी चैप्टर की समरी जान लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ी आसानी होगी। चैप्टर शुरू करने से पहले हम स्टोरी के थोड़े कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, इससे हमें स्टोरी को समझने में आसानी होगी। आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे कि कैरेक्टर्स क्या होता है, मगर फिकर नॉट, मैं आपको बता देती हूँ अगर आप नहीं जानते तो। कैरेक्टर्स का मतलब होता है स्टोरी में जो जो लोग हैं उनकी स्टोरी में क्या भूमिका है वह बताना, कैरेक्टर्स कहलाया जाता है। हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की मोटे तौर पर बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है लोनोबोगर। ये एक पिता है और राजा सोनगुनसेन गंपो का मंत्री भी। वहीं सेकंड और लोनोबोगर का बेटा जो कि बहुत ही सीधा साधा होता है। थर्ड कैरेक्टर है एक लड़की जो लोनोबोगर के बेटे की मदद करती है। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की समरी पर। लोनोबोगर जो कि तिब्बत के 32वें राजा सोनगुनसेन गंपो का मंत्री था। तिब्बत एक नेपाल में स्थान का नाम है। 32 यानी कि 32। लोनोबोगर बहुत ही चालाक, होशियार थे और हाजिर जवाबी वाले इंसान थे। हाजिर जवाबी यानी कि तुरंत जवाब देने वालों में से थे। उनके जैसा दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत मशहूर थे। जैसे कि हमारी क्लास में कोई अच्छा बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत होशियार होता है, तो उसका स्कूल में बहुत रिस्पेक्ट होती है कि हाँ, इसके जैसा बच्चा कोई है ही नहीं। तो वैसे ही थे लोनोबोगर। ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही थी, किसी चीज़ की परेशानी नहीं थी। मगर लोनोबोगर को अपने बेटे की चिंता होने लगी जैसे जैसे उनका बेटा बड़ा होने लगा। लोनोबोगर जितने ही चालाक, होशियार और हाजिर जवाबे वाले इंसान थे, वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा बहुत भोला भाला था। उन्हें चिंता रहती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। ये इतना भोला है कि कोई भी उसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। ये अपना जीवन यापन कैसे करेगा, इससे कौन शादी करेगा, मेरे बाद इसका क्या होगा। इस तरह के कई सवाल लोनोबोगर को परेशान करते थे। तभी लोनोबोगर ने सोचा कि अपने बेटे को क्यों ना मैं शहर भेज दूँ। तो लोनोबोगर ने अपने बेटे को शहर भेज दिया था 100 भेड़ लेकर। उन्होंने कहा था कि तुम 100 भेड़ लेकर शहर जाना, मगर भेड़ों को ना मारना और ना ही बेचना, इन्हें वापस लेकर आना 100 जौ के बोरों के साथ। जो गेहूं की तरह ही एक अनाज होता है जिससे चना और सोयाबीन बनता है। उनका बेटा शहर जा पहुंचता है 100 भेड़ लेकर, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह 100 जौ के बोरे कैसे खरीदे।
कोई उसे मुफ्त में तो जौ के बोरे देगा नहीं, और ना ही भेड़ों को मारना है और ना ही बेचना, तो वह 100 जौ के बोरे कैसे खरीदे। अगर वो बिना 100 जौ के बोरे के घर जाता है तो उसके पिता उसे घर में नहीं घुसने देंगे। वह उदास होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। तभी उसे उदास देखकर एक लड़की वहाँ से गुजरती है और उससे पूछती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो लोनपगर का बेटा उसे अपनी आप बीती बताता है कि वह इतना उदास क्यों है। आप बीती यानी कि जो उसके साथ घटित हुआ हो, अपनी प्रॉब्लम्स उसे शेयर करता है। तो लड़की कहती है बस इतनी सी बात, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तभी लड़की कहती है तुम भेड़ों के बाल उतार कर उन्हें बाजार में बेच दो, और जो पैसे मिलते हैं उनसे 100 जौ के बोरे खरीद कर घर चले जाना। तो वह घर चला जाता है जौ के बोरों के साथ और बाल उतरवा देता है उनके। मगर लोनपगर को बाल उतार कर बेचने वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह अपने कमरे में चला जाता है। तभी अगले दिन लोनपगर अपने बेटे को फिर से बुलाता है और कहते हैं कि तुम फिर से बाजार जाना, शहर जाना और 100 भेड़ों के साथ फिर से जाना। तो लोनपगर को बेटा फिर से उदास हो जाता है कि अब बाल तो उतारने हैं नहीं, तो मैं क्या करूं। तो वह वहीं सड़क के किनारे जाकर बैठ जाता है जहां वह उस लड़की से मिला था। लोनपगर के बेटे को यकीन था कि वह लड़की फिर से आएगी, और दरअसल हुआ भी कुछ ऐसे ही। लोनपगर का बेटा वहाँ बैठा था और लड़की वहाँ आ गई। तो लोनपगर के बेटे ने उस लड़की को अपनी प्रॉब्लम्स फिर से बताई। तो लड़की कहती है कि तुम भेड़ों के बाल उतार कर बेचने वाली बात तुम्हारे पिता को पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं, तुम भेड़ों के सींग काट कर बाजार में बेच दो और उनके बदले जो पैसे मिले उनसे जो खरीद लेना। लोनपगर का बेटा भी करता ही ऐसा है। फिर वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी बात सबको बताता है कि एक लड़की ने उसकी ऐसे ऐसे करके मदद करी। तभी लोनपगर कहते हैं उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो लोनपगर का बेटा उस लड़की के पास जाकर अपने पिता का संदेश सुना देता है। तो लड़की भी एक बात कहती है कि एक शर्त रखती है कि मैं राख की रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह अपने गले में पहननी होगी। लोनपगर सोचते हैं भला कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, असंभव है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर लेते हैं। अगले ही दिन लड़की 9 हाथ लंबी रस्सी ले आई और उसे पत्थर के सील पर रखकर जला दिया। पत्थर का सील यानी कि दरअसल आमतौर पर घर पर मिल जाता है, जिसे हम सिलबट्टा भी कहा जाता है, उस पर जला दिया। और जलाने के बाद उस 9 हाथ लंबी रस्सी जो थी उसकी राख उस पर आ गई, यानी कि उसकी आकार उस पर बच गई। इसे वह सील समेत लोनपगर के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपगर उस रस्सी को देख के चकित रह गए, यानी कि हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है, भला कोई राख की रस्सी कैसे बना सकता है। राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर की बात, उसे हाथ लगाना भी मुश्किल है, वह हाथ लगाते ही टूट जाएगी। लड़की की समझदारी को देखकर लोनपगर की चालाकी एक काम नहीं आई, उसकी चालाकी धरे की धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपगर ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। गवाए यानी कि वक्त गवाए, यानी कि बिना समय गवाए, समय खोए बिना। प्रस्ताव यानी कि इनवाइट कर दिया कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। तो लड़की ने भी खुशी खुशी हाँ भर दी और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। ये थी
चैप्टर की समरी, जो कि मैंने आपको बहुत शॉर्टली बता दी। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर की थोड़े क्वेश्चन आंसर्स पर। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स पर मेन क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे, जो कि दरअसल एग्जाम में पूछे जाते हैं। भोला भाला का फर्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। जैसे कि हम जानते हैं, जो लोनपो गर्ल था वह अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहते थे। वे इन बातों को सोच के परेशान थे कि उनका बेटा इतना भोला है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, कौन इससे शादी करेगी, ये अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अपना खर्च कैसे चलाएगा। इस तरह के कई सवाल लोनपो गर्ल को परेशान करते थे। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट का ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम अपने बेटे को प्यार से समझाते, उससे पूछते कि उसको किस विषय में रुचि है, वह कराते। अगर फिर भी कोई हल नहीं निकलता तो शायद हम भी कुछ ऐसा ही करते जैसे कि लोनपो गर्ल ने किया। शहर की तरफ का फर्स्ट क्वेश्चन, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को दुनियादारी की समझ लेने के लिए शहर भेजा था, उसे चालाक और समझदार बनाने के लिए शहर भेजा था। फर्स्ट का ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उसने अपने बेटे को शहर में भेड़ों के साथ इसलिए भेजा क्योंकि भेड़ों से तरह तरह के व्यापार किए जा सकते हैं। जैसे कि उनके अगर हम सींग काट दें तो उनके सींग से हम घर का सामान बना सकते हैं, सजावट का। उनके बालों से हम ऊन बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लोनपो गर्ल ने अपने बेटे को चालाक और समझदार बनाने के लिए शहर भेजा था भेड़ों के साथ। ग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, ये जस्ट हमारी जनरल नॉलेज के लिए है। वहीं सेकंड क्वेश्चन है, जो एक तरह का अनाज होता है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम पता करो। इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मगर इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि अनाजों के नाम हैं, ये हमारी नॉलेज के लिए है, इसलिए मैं आपको ये इसका आंसर बता रही हूँ। गेहूँ में आएगा बाजरा और मक्का, वहीं दूसरी तरफ जौ में आएगा चना और सोयाबीन। बाजरे से चना बनता है, वहीं दूसरी तरफ मक्के से सोयाबीन बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ये सब क्या होता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। संज्ञा शब्द का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान या भाव यानी कि किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग्स का नाम। जैसे इससे किसी का पता चले, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विषय, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रितिका, दिल्ली, कमल,
दानिश, इस तरह के नामों को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए शहर, फल, नदी, घर, सब्जी, इस तरह के हम शब्दों को हम जातिवाचक कहते हैं, जिससे किसी की जाति का पता चले। जाति वो जाति नहीं जिससे जो होती है SC ST, ये जाति नहीं, ये जाति होती है शहर, फल, नदी, इनको हम जाति कहते हैं। थर्ड होता है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव, किसी के गुण, दोष या अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक यानी कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिससे किसी के इमोशंस का पता चले, किसी के फीलिंग्स का पता चले। जैसे उदाहरण में होता है मीठा, बचपन, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, इस तरह के शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के क पे। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्णीकरण इन दो प्रकार की संज्ञाओं में करें। ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। व्यक्तिवाचक है इसमें ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। वहीं दूसरी तरफ जातिवाचक है इसमें धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। वेशभूषा यानी कि वस्त्र वगैरह। आते हैं हम थर्ड के ख पे। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद खोज कर लिखो। धातु में होगा सोना, चांदी, तांबा। धातु एक जातिवाचक संज्ञा है, वहीं दूसरी तरफ सोना, चांदी, तांबा व्यक्तिवाचक है। सेकंड है भोजन। भोजन में आएगा दाल, रोटी, चावल। भोजन जातिवाचक है, दाल, रोटी, चावल। भोजन एक जातिवाचक है, दाल, रोटी, चावल व्यक्तिवाचक है। वहीं शहर में आएगा दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र। शहर एक जातिवाचक है, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र व्यक्तिवाचक है। इसमें आएगा एक और वेशभूषा। वेशभूषा में हम लिख सकते हैं धोती, साड़ी, कमीज। वेशभूषा जो कि है जिसे हम वस्त्र कहते हैं, वेशभूषा आएगी जातिवाचक। धोती, साड़ी, कमीज आएगी व्यक्तिवाचक में। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, जो कि ये है तुम शेर में सवा शेर। इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं था कि मंत्री को ये बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसे पता चल गया था कि ये काम उसके बेटे का नहीं है। वैसे भी उसने अपने बेटे को शहर चालाक बनने के लिए भेजा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होती तो वह उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाते जिस लड़की ने उनके बेटे की मदद की थी। सिंह और जो का क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता है। हम ये क्वेश्चन करते हैं बात को कहने के तरीके। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ा देगा। बात को कहने के तरीके का फर्स्ट क्वेश्चन। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, यानी कि हम बोल सकते हैं आराम से ज़िंदगी चल रही थी। ख, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल होशियार ना था। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसके लिए उपाय बता रही हूँ। उपाय यानी कि मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। ख, उनकी चालाकी धरी रह गई, उनकी होशियारी किसी काम नहीं आई। सेकंड, लोनूपगर का बेटा होशियार नहीं था,
होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? प्रकार भोला, इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। होशियार का मतलब होता है यानी कि समझदार होना, जबकि चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर होना। मैं आपको इसका अत्यधिक चतुर होने का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चतुर होना। मैं इसका आपको उदाहरण बता देती हूँ जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी होगी। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहेंगे। वहीं जो व्यक्ति समझदारी से बात करता है उसे हम समझदार कहेंगे। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़ होना। सेकंड का ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से कर रही थी। जैसे लोनपा ने कहा था कि मुझे बाल उतार के भेड़ों के बाल उतारने वाली बात पसंद नहीं आई, तो लड़की ने अपनी बुद्धि लगाकर कहा लोनपा के बेटे को कि तुम इनके सींग काट दो। तो ये थी लड़की बुद्धिमान। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।